हेलो हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका आई थिंक 7 होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कन्वर्जन पढ़ा था, वही कि cos 2 पाई माइनस थीटा cos 4 पाई माइनस थीटा या cos 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ के रखी है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है कि वही वैल्यू कन्वर्ट करते रहो एंड देन जो भी चीज निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख दिया है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या है, cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16। ये क्वेश्चन आया। अब अगर मुझे देखा जाए तो पाई बाय 16 की वैल्यू तो पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो वैल्यू पता है वो वैल्यू क्या पता है, सिंपल 0, 30, 45, 60, 90 ये सब की वैल्यू पता है। पाई बाय 16 मतलब कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 16, तो अप्रॉक्स कितना आएगा आपका 11 डिग्री अप्रॉक्स। अब 11 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं है, फिर कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल आता है ना। तो हम लोगों को जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि शायद क्या हो रहा होगा, ये लोग कन्वर्ट हो रहे होंगे। जो टर्म्स दे रखे हैं ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट। और बोला है इसकी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। ये सब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि आंसर या तो 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, 1/4, 3/4 ऐसे आंसर आ रहे होंगे। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे देखिए क्या कभी कभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos स्क्वायर पाई बाय 16 दे रखा है, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 दे रखा है, cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 एंड cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 ये दे रखा है। अब जैसे मुझे cos स्क्वायर दिखा है ना, तो मुझे एक रिलेशन दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, क्योंकि cos स्क्वायर है ना, क्या है cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर जैसे मुझे दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए भाई कि यार cos स्क्वायर तो दे रखा है, तो मेरे को cos स्क्वायर से एक रिलेटेड फॉर्मूला क्या पता है, अगर याद होगा आपने 10th में भी पढ़ के रखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये तो होता ही है जब, पर इसके लिए क्या होना पड़ता है, दोनों एंगल बराबर होना पड़ता है। अब भाई यहां पे cos स्क्वायर का तो टर्म आ गया, पर क्या साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हमको यहां पे साइन स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे यहां पे हिंट भी मिलेगा। देखिए कैसे हिंट मिलेगा, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। देखिए जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना, यहां पे हम लोगों के दिख रहे हैं 90 से कम है, क्योंकि पाई बाय 16, 3 पाई बाय 16, 11 है ना, पाई बाय 16 अप्रॉक्स 11 होगा, तो पहला तो 11 के आसपास है, दूसरा 33 के आसपास, तीसरा 55 एंड जो लास्ट है वो 77 के आसपास है ना, अप्रॉक्स। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि ऐसे तो कन्वर्जन हो नहीं पाएगा भाई, है ना। तो जैसी cos स्क्वायर दिखे ना, तो मैं बाकी टर्म को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। अब देखो दो टर्म ये दिख रहा है, ये टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि 4 टर्म है ना। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक पेयर, तो उसके लिए 2 टर्म रिक्वायर होगा, फिर दूसरे टर्म के लिए एक और रिक्वायर होगा। इसका मतलब मेरे को 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमको ये फॉर्मूला पता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला तो सबको ही पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ के रखा है। तो अब हमको क्या करेंगे, बाकी जो टर्म दे रखे हैं ना उसको ट्राई करेंगे हमारा साइन में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो देखिए पाई बाय 2, अब कोई भी एंगल देखा जाए जो 7 पाई बाय 16 है, 7 पाई बाय 16 है, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। अगर देखो पहला वाला टर्म कभी भी ऐसा है ना, तो एक दूसरे में कन्वर्जन हो जा करो। जैसे ये पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 को अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं केवल पाई बाय 16 प्लस 7 पाई बाय 16 को ऐड करूं, तो क्या आएगा हम लोगों का, पाई बाय 2 आएगा पाई बाय 2। और इन दोनों एंगल को भी ऐड करो,
केवल एंगल की बात करो, पाई बाय 2 माइनस थीटा और केवल थीटा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली पाई बाय 2 ही आ रहा है पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आपका साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को हम लोग कॉस में रखते तो ये दो टर्म को भी हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते थे। अब देखिए 7 पाई बाय 2 16, पाई बाय 2 माइनस 6 लिख सकते हैं, ये एलसीएम लेके देखिए सेम यही टर्म आएगा। उसी तरीके से 5 पाई बाय 16 को तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 16, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा पहले के साथ क्लब हुआ, ये दो एक साथ क्लब हुए ये वाले, और ये दो एक साथ क्लब हुए, तो ऐसे क्लब होंगे ही। अब जैसे ही क्लब हुए एक काम करते हैं, रख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, यही लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे यहां पे कैसे समझ में आया कि एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, ये एंगल के सम से आप सोच सकते हैं, ये एंगल और लास्ट एंगल का सम पाई बाय 2 आ रहा है। अगर कभी भी ऐसा सम पाई बाय 2 आए ना, तो आप ये समझिएगा कि पक्का एक टर्म आपका साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे दो है ना, ये एक बात करूं और एक लास्ट वाले टर्म को बात करूं, बात किया, अगर मैं दोनों टर्म को देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई दोनों का सम हमारा है पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये होगा कि एक टर्म पक्का साइन में कन्वर्ट होगा, और फिर हमारा यूज हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्या बताइए भाई, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब क्या, ओवरऑल स्क्वायर, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस अगेन यही कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 16। अब ये दोनों क्लब होकर कितना होगा 1, ये दोनों क्लब होकर कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे क्यों सोचा ऐसा, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक दिखा स्क्वायर, अब स्क्वायर से जैसे ही मुझे कॉस स्क्वायर दिखा तो मुझे अगला टर्म समझ में आएगा साइन स्क्वायर, दोनों 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक टर्म को साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को कन्वर्ट किया छोटे वाले एंगल के रूप पे, तो आ गया भाई आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बहुत बड़ा सवाल है भाई कि सर यहां पे तो एक गंदा सा इंसान लिख के रखा हुआ है, क्या इंसान है भाई, देखते हैं ये भी। देखिए क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन 2 में समेसन, इसको बोलते क्या है, मैं आपको ये रीड करना बताता हूं। देखिए r इज इक्वल टू 1 से साइन स्क्वायर r पाई बाय 18। देखिए क्या इसका मतलब है, इस साइन का मतलब है समेसन, क्या मतलब है, समेसन। समेसन मतलब क्या, कि क्या होता है, हम बार बार बहुत बड़े बड़े चीज को लिखने की जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। पहले ही मैंने बोला मैथ वाले आलसी होते हैं, ठीक है, लिखने के मामले जो बड़े बड़े लोग हैं वो आलसी होते हैं, तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि बहुत छोटे छोटे तरीके में लिखें। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 से लेके 9, यहां पे एक r दिख रहा है, एक बार r की वैल्यू क्या रखिए 1, एक बार r की वैल्यू क्या रखिए 2, एक बार r की वैल्यू क्या रखिए 3, अप टू कहां तक जाना है 9 तक। तो ऐसे कितने टर्म आएंगे आपके, टोटल 9 टर्म आएंगे। टोटल कितने टर्म आएंगे, 9 टर्म आएंगे। वो 9 टर्म आपका समेसन में रहेगा, प्लस 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 प्लस। उसी तरीके से एक टर्म आता है ऐसे बड़ा सा, ऐसे करके लिखा होता है पाई, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यह है, 0 मत लिखो, वहां लिख लेते हैं। इसका पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है हम लोगों का, प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। कहां, कब तक रखेंगे, n तक। तो 1 से लेके n तक का वो प्रोडक्ट होगा। ये समेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया, समेशन में। चलो सबसे पहले r इक्वल टू 1 रखो, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस दूसरा क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18। अभी मैं 2 को काट नहीं रहा हूं क्योंकि सब डिनोमिनेटर में 18 रहेगा तो अच्छा लगता है,
साइन स्क्वायर 3π/18, ऐसे करके जाता रहेगा। कहां तक आपका जाएगा? साइन स्क्वायर, एक टर्म पहले का भी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 8π/18 प्लस साइन स्क्वायर 9π/18, यही लिख के रखा हुआ है, बिल्कुल यही लिख के रखा रहेगा। अब देखिए मुझे ये समझ में आएगा भाई यहां पे कि फिर अगेन पेयर बन रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर का टर्म आया तो किस टर्म की कमी है? कॉस स्क्वायर की है कमी। और अगर मैं इस एंगल, क्योंकि देखिए टोटल 9 टर्म है, 9 टर्म है तो टोटल 4 पेयर बनेंगे और एक टर्म एक्स्ट्रा रहेगा। एक्स्ट्रा वाला टर्म तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर क्योंकि मैं इसको कट कर दूं तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर π/2, और साइन π/2 कितना होता है आपका 1, तो एक तो हमारा टर्म अलग से बन गया 1 का। अब टोटल बचेंगे 8 टर्म। टोटल कितने बचेंगे? 8 टर्म। अब देखिए π/18 प्लस 8π/18, π/18 प्लस 8π/18 अगर मुझे दिख रहा है π/18 प्लस 8π/18, इसका मतलब दोनों का समीशन कितना आया? π/2 आया, बिल्कुल π/2 आ रहा। इसका मतलब पक्का एक टर्म क्या हो रहा होगा? दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होगा। कर देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर 3π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/18 प्लस, यहां तक आ गए। अब आगे जाते हैं। अब अगला क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर, अगला आएगा 5π/18 आएगा। अब क्या 5π/18 को, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 4π/18 प्लस 5π/18 कितना हो रहा है? π/2। तो क्या इस टर्म को मैंने अभी पिछले वाले थ्योरी से π/2 माइनस 4π/18 लिख सकता हूं? मैंने बताया था कि अगर दो का एंगल का सम हमारा π/2 आ रहा हो तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लिख दिया बिल्कुल, क्योंकि देख लो एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो इसको एक बार देखो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 18, 2 से डिवाइड किया 9, तो 9π माइनस 4π, तो कितना बचेगा हमारा? 5π/18 बचेगा। दिख रहा 5π/18? तो वही टर्म यहाँ पे जो अगला टर्म आएगा वही टर्म आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके अगला टर्म क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर π/2 माइनस 3π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस 2π/18 प्लस लास्ट जो ये वाला टर्म बचा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/18, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टर्म बन गए हमारे पास? 8 टर्म हो गए। एक टर्म का तो वैल्यू हमेशा वैसे भी बना गया था, आ गया था। यहां पे अब मैंने ये कॉन्सेप्ट लास्ट वाला बताया था कि अगर दो ऐसे दिख रहे हो कि साइन लिखा है, साइन लिखा है, यहां देखिए साइन लिखा था, यहां पे भी साइन लिखा था, सेम लिखा था। अगर दोनों जगह साइन लिख के रखा हुआ था और दोनों एंगल का सम अगर 1, दोनों एंगल का क्या आ जाएगा हम लोगों का? समेशन। जैसे ये एंगल ये और ये एंगल, दोनों एंगल का अगर सम कितना आ जाए? π/2 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अभी मैं इसका एक रिजल्ट भी लिखवाऊंगा, वो काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा आप लोगों को याद रखने के लिए। तो 1 प्लस क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर π/18, ये क्या हो जाएगा? ये लास्ट वाला, ये क्या आ जाएगा हमारा? साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस π/18, तो ये क्लब और वो क्लब होकर कितना बचेगा? 1 बचेगा। सिमिलर तरीके से साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2π/18, अगेन 1 आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से ये टर्म और आपका ये टर्म 1 ले जाएगा, और ये टर्म और ये टर्म अगेन 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इसका एक रिजल्ट टाइप का थोड़ा लिख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, एंगल का सम देखना था, एंगल का। ठीक है, चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, इसमें ये समझ में आ गया होगा, नोट करके एक लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। अब ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि साथ में दो एंगल का जो सम दे रखा है वो पाई बाय 2 होना चाहिए। अगर पाई बाय 2 नहीं दे रखा रहेगा तो ऐसा चीज नहीं होगा। उसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि पाई बाय 2, जरूरी नहीं है कि पाई बाय 2 हो। यहां पे ऑड मल्टीपल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑड मल्टीपल भी हो सकता है। ऑड मल्टीपल बोलने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 3 पाई बाय 2 भी आएगा तभी भी वो 1 होगा। अब देख लो कैसे। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, क्वेश्चन यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्या कि साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस क्या, चलो छोड़ो की रहने दो, बस मजा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फालतू कंफ्यूज हो गए। बस इतना सोच लो कि क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आपका 1 होगा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम पाई बाय 2 है, क्या है आपका? पाई बाय 2। अगर किसी को और थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 भी अगर सम हो जाए तभी भी उसकी वैल्यू, तभी भी इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। पर यहां पे कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कंडीशन है? कि स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एंगल का सम जो अंदर एंगल दे रखा है वो क्या होना चाहिए आपका? पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 18, tan 89। अब देखिए भाई ऐसे कैसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो मुझे यहां समझ में आना चाहिए कि अगेन भाई इसका सम, पहला और लास्ट वाले का सम। देखिए पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं सबसे पहले। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 89। कितने आएंगे? 89, क्योंकि 1 से लेके कहां तक स्टार्ट हो रहा है? 89 तक स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल टर्म कितने आएंगे आपके? 89 टर्म आएंगे। अगर आपका 89 टर्म आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हम लोगों का? बताओ कि 44 तो पेयर बन जाएंगे ना, क्योंकि जो भी केस है एक दूसरे का पेयर वाली चीज है ना। तो 44 क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा बचेगा। अब देखिए क्या होगा, ऐसे हम लिखते हैं एक बार समय के लिए। ठीक है, क्या लिखते हैं? देखिए सबसे पहले मैंने लिखा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री लिखा। ऐसे करके जाते रहेंगे 45 तक। tan 45 से पहले क्या आएगा? 44, क्योंकि 45 आपका क्या होगा? सेंट्रल टर्म होगा ना। अगर 89 की बात करें तो 45 एकदम बीच में आएगा। 45 के 44 पहले और 45 के 44 बाद। ठीक है, तो चलिए यहां तक आ गया। ये ऐसे करके जाता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा आपको बताओ? tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, यही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगेन मैं पहला और आखिरी वाले का सम देखूं तो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। हो रहा है 90। इसका पक्का मतलब है कि 10, याद रखो इस पूरे जो कन्वर्जन वाली चीज है ना, वहां पे यहां पे दो चीजें, या तो एंगल, ये जो दो एंगल का सम 90 होगा, या एंगल का सम 90 हो सकता है। दो चीज, या तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, या कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई होगा। क्या? कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई। कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 6 पाई, 5 पाई, ये सारी चीजें। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब क्या? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, कभी भी अगर सम दो एंगल का ऐसे अगर सम आपका पाई बाय 2 आ जाए ना, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और मल्टीपल, तो इसका पक्का मतलब है कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अब कन्वर्ट एक दूसरे में कैसे? साइन आपका कॉस में होता था, कॉस साइन में होता था, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होता था। ये वाली चीजों का यूज होगा। अब देखो कैसे यूज हो रहा है, देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करके जाता रहेगा यहां तक 45 टर्म। tan 45 कितना होता है आपका? अभी के लिए इसी को लिखे नहीं रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे। ऐसे लाते जाते। अब देखिए tan 87 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 3 डिग्री, 88 को tan 90 माइनस 2 डिग्री, tan 89 को 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ये वाली चीजें लास्ट में आ रहा है कि एक बार मैं चेक कर लूं। ओके, वहां पे नहीं आ रहा, चलो ठीक है, सभी भी मैंने बोल दिया है।
आ गया। ये लास्ट में टर्म यहां पे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो 90 माइनस 1 लिखा है, और 90 माइनस 1 कितना होता है? 89 होता है। ठीक है, तो अगेन लिख दो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ऐसे करके जाता रहेगा 10 45 डिग्री, फिर ऐसे करके सीरीज। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? कॉट 3 डिग्री, फिर यहां से क्या आएगा? कॉट 2 डिग्री, यहां से क्या आएगा? कॉट 1 डिग्री, यही आएगा। अब देखिए कॉट 3 क्या होता है? 1/tan3, तो ये tan3 और ये tan3, मतलब अगर ये चीज और ये चीज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। सिमिलर टर्म पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ऐसे करके 44 पहले है, 44 बाद में है, एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे, तो कितना आएगा? 1 1 1 1, और 10 45 कितना होता है आपका? 1 होता है, तो 1 1 189 टाइम कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा ना, सारा प्रोडक्ट में है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। अब बात करते हैं 4th की। देखो भाई 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या लिखे रखा है? देखिए अब 4th क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एंगल का सम क्या आ रहा था? π/2 आ रहा था। एंगल का सम क्या आ रहा था? या तो π/2, अभी तक π/2 आ रहा था, और मल्टीपल ऑफ π/2 भी आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी वही चीज करेंगे, बट अभी तो π/2 आ रहा था π/2, तो π/2। अब देखिए यहां पे मेरे को समझ में आया भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो पक्का अगेन क्योंकि वैल्यू निकालने को बोला है, तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कुछ ना कुछ हो रहा होगा। यहां पे देखिए 10 और 170 क्या हो गया? 180 हो गया। 180, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि भाई कॉस तो कॉस में ही रहेगा। बस ये कर सकते हैं हम कि जो बड़ा सा एंगल दे रखा है इसको छोटे से एंगल में ला सकते हैं। छोटे से एंगल में ला सकते हैं ना, कैसे लाएंगे अभी देखते हैं भाई। तो सबसे पहले लिख लो 4th क्वेश्चन, तो लिखना पड़ता है भाई, तो कॉस 10 डिग्री, 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 80 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 150 प्लस कॉस 160 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री। ये नहीं आया। अब देखिए पहले टर्म को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करिए, छोटे को बड़े में मत जाइएगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करिए तो इजी पड़ता है। कॉस 10 हो गया, कॉस 20 हो गया, कॉस 30 हो गया, कॉस 80, तो ये 4 टर्म तो मैंने वैसे लिख दिए। अब देखिए कॉस 100 को क्या लिख सकते हैं एक समय के लिए? 180 माइनस 80, वही चीज लिखना है। देखो 180 माइनस अगर मैं 80 लिखूं तो मेरे पास 100 ही आता है, क्योंकि 180 में अगर आपके पास 180 रुपए हैं, आपने 80 रुपीज खर्च कर दिए तो आपके पास 100 ही बचेंगे, तो वही चीज है। मैंने इसको लिख दिया भाई इस समय के लिए कॉस पाई माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस पाई माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस पाई माइनस 20 डिग्री प्लस कॉस पाई माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे होगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। कॉस 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री प्लस, अब आइए यहां पे, अब अगला आया कॉस पाई माइनस 80। अब कॉस पाई माइनस 80 किसका मल्टीपल दिखा? पाई का मल्टीपल दिखा, तो कॉस किस में रहेगा? हमारा कॉस में ही रहेगा। बिल्कुल। अब एंगल की तो यहां 80 लिख दिया। अब बात करते हैं प्लस हो गया माइनस, तो पाई माइनस 80, पाई माइनस 80 कौन से क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, तो यहां माइनस आ गया। सिमिलर टर्म से बाकी टर्म भी क्या आ जाएंगे? माइनस, तो कॉस 30 माइनस कॉस 20 माइनस कॉस 10 डिग्री। अब देखिए ये सारे टर्म एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने देखा समेशन एंगल का सम देखा, अगर मैंने एंगल का सम देखा तो मुझे अगर 90 दे रखा है तो कॉस साइन वाला चीज आ जाएगा, चेंज वाला चीज आ जाएगा, और अगर दोनों का सम 180 दे रखा है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की।
अब बात करते हैं पांचवे क्वेश्चन की। चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म दे रखे हैं। इसका पक्का मतलब है 3 पेयर बन रहा होगा। पहले और आखिरी का सम देखिए, पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11 कितना होता है आपका, पाई होता है ना भाई, तो पाई बिल्कुल सही। तो देखिए 10 पाई बाय 11 प्लस 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11, यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस इस वाले चीज को क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई माइनस 4 पाई बाय 11। अब अगर आप एलसीएम लेके देखिएगा तो वही एंगल आ रहा है। पाई माइनस 4 पाई बाय 11 को देखें तो वही 7, एलसीएम ले लीजिए 7 पाई बाय 11, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, सेम लिखा है। प्लस अगला लिख लेते हैं 10 पाई माइनस 2 पाई बाय 11 प्लस 10 पाई माइनस पाई बाय 11, ये हो गया। चलिए ठीक है, यहां तक तो आ गया समझ में हमको, है ना। क्योंकि मैंने देखो पहला और आखिरी का देखा, समेशन अगर पाई है दे रखा है समेशन पाई, इसका मतलब पक्का एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, एंगल कन्वर्ट हो रहे हैं, एंगल कन्वर्ट हो रहे हैं। अब एंगल कन्वर्ट में tan कन्वर्ट नहीं होगा, केवल एक दूसरे का एंगल एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। कैसे कन्वर्टेबल है, पाई माइनस 4 पाई बाई 11 7 पाई बाई 11 ही होता है, पाई माइनस 2 पाई बाई 11 9 पाई बाई 11 ही होता है, सॉरी हाँ 9 पाई बाई 11 ही होता है, पाई माइनस पाई बाई 11 10 पाई बाई 11 ही होता है। अब देखिए लिख दिया, तो 10 पाई बाय 11 प्लस 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11। अब ये देखिए अगेन 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, तो 10 4 पाई बाय 11 माइनस 10 2 पाई बाय 11 माइनस 10 पाई बाय 11, कट गया सब, तो आंसर कितना आ जाएगा, अगेन 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नेक्स्ट एक अलग पेन से लिखिएगा इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अलग पॉइंट से लिखिए, लिखिए अलग पॉइंट से, अलग पेन से लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ, अलग पॉइंट से, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा will always lie, will always lie, will always lie in -1 to +1, ऐसे will lie क्लोज ब्रैकेट -1 to +1। आपने देखा ही था कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 हो रही थी, साइन 0 0 हो रहा था, और साइन आपका फिर क्या हो रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा था। तो वैल्यू कहां से कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी जा रही थी, 1 जा रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वैल्यू टेबल में खोल के देखिएगा, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही थी, 1, मिनिमम कितना हो रहा था आपका, -1 हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, साइन की वैल्यू, इसका मतलब यह साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड साइन थीटा, मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। बात वही है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसका मतलब क्या आता है, याद है ना कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a क्या आता था, -a से +a, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से +1, यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से +1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा लिखिए, वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इज r, इज कैपिटल R, ऐसे इज R, R मतलब क्या, रियल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है कि tan थीटा और cot थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, tan थीटा एंड cot थीटा
कुछ भी वैल्यू ले सकता है, आप जितना सोच सकते हो पूरी वैल्यू ले सकता है। क्या होगा, tan थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच होगी। इसके बीच के कोई भी नंबर हो, सारे नंबर क्या आ सकते हैं, tan थीटा एंड cot थीटा में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा, sec थीटा एंड cosec थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा will never lie between -1 to +1. sec theta and cosec theta will never lie, वही वैल्यू ऑफ sec theta and cosec theta will never lie between -1 to +1. मतलब क्या बोलने का मतलब है, sec theta की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या cosec थीटा बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये -1 है, ये +1 है, तो इसकी वैल्यू इधर, और ये sec थीटा और cosec थीटा, ये sec थीटा भी रहता है, cosec थीटा भी, और ये sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, तो हमेशा या तो 1 से वैल्यू बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी। 1 और -1 तो हो ही सकता है, बस बीच में नहीं आएगा, -1 और +1 के बीच में वैल्यू कभी नहीं आएगी। इन दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या आ सकता है, साइन थीटा और कॉस थीटा आ सकता है, बस। ठीक है, और tan तो पूरा ले सकता है, tan की जो पूरी वैल्यू, ये अगर मैं यहां इसको लिख दूं, यहां एक समय के लिए -∞ लिख देता हूं, यहां +∞, तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी यहां से यहां तक tan थीटा cot थीटा हो सकता है। ठीक है, इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो चीज लिख के रखी हुई है इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, sec थीटा mod sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और mod cosec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। याद है हमने पढ़ा था, अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो आउटसाइड द रूट होता था, लेस देन होता था तो इनसाइड द रूट होता था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझ में आती है। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। क्या है, देखिए मैं ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे लिख के भेजिएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू 2, सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ tan थीटा इज इक्वल टू 1000, फोर्थ sec थीटा इज इक्वल टू ½ फिफ्थ cosec थीटा इज इक्वल टू 2, सिक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 + √3, सेवेंथ कॉस थीटा 1 - 2√3। ठीक है, ये 7, चलो एक और लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/√3। तो मुझे ये बताइएगा, ये ट्रू लिखा है, ये जो चीज मैं लिख के रखा हूं, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब ये जो पढ़ा है ना, इसके ऊपर ही है क्वेश्चन, जो वैल्यू लाई करता है। तो ये चीज बताइएगा स्टेटमेंट सही है, फिजिबल है या नहीं है। अगर ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, सही है तो ट्रू, नहीं लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों का हो गया, इसको भी थोड़ा अफरफ कर देते हैं। तो इसको आप नोट करके फिर मुझे इसको लिख के भेजिएगा ये सारा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, अब आपके कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे, कहाँ के क्वेश्चन ही गायब हो गए लगता है, कोई तो भेजा होगा। चलिए रुकिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले पहला है जो कल हम लोग ने दिया था, साइन 135 डिग्री 1/√2। ठीक है, 1/√2 आएगा। सेकेंड कॉस 405 डिग्री 1/√2। थर्ड tan 750 1/√3। फोर्थ क्या लिखा है इसमें, हाँ tan -690 डिग्री। ठीक है, तो ये तो इजी थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको बताता हूं। देखो
माइनस बाहर निकाल लो तो 10 690 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 10 720 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 690 ही आएगा। अब देखिए जैसे लिखा, अब 720 माइनस 30 डिग्री, मुझे ये तो समझ में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव, तो एक माइनस इसकी वजह से मैं डायरेक्टली अगर इसको ऐसे लिखूं 10 30 तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 30 होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए 5 क्या लिखे रखा है, सेक 855, हाँ सेक 855 डिग्री। अब अगर 855 डिग्री लिख रहा है तो 855 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा आपका 720 सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा सेक क्या होता है निगेटिव, तो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं -√2, -√2। फिर आ जाता है 6 कॉसेक -225 डिग्री, है ना। अब देखिए कॉसेक -225 डिग्री अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज सेंस से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज सेंस से, तो क्लॉकवाइज सेंस से डायरेक्टली अगर मेजर करेंगे तो ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का √2 आ जाएगा। ये तो मैं डायरेक्टली बता दिया। अब देखो मेथड देख लो, तो माइनस बाहर तो कॉसेक 225 डिग्री आएगा माइनस, अब क्या लिख सकते हैं इसको कॉसेक पाई प्लस 45 डिग्री, कॉसेक है ये। अब लिख लो माइनस कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा हमारा माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस तो √2 आ गया भाई। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं 7th की। 7th इज 10 120 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस √3 आंसर आएगा, -√3। चलो ये 7 हो गए, और देखते हैं भाई अभी 1 2 क्वेश्चन और बचे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या लिखे रखा है हमारा 15 साइन 15 π/4 साइन 4 पाई माइनस π/4, 4 π/4 कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो -1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 8। बात करते हैं 9th की। cos 27 π/6, पहली चीज कट कर दो, अगर कट हो रहा हो ना तो कट करो, तो कट करोगे तो क्या आएगा ऊपर 9 आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos 9 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0, डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं करना था, है ना। अब आते हैं 10th क्या लिखे रखा है 10 13 π/3, तो इसको क्या लिखेंगे 10 4 पाई प्लस π/3, 4 पाई प्लस π/3 आपका कौन से क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा √3, बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं 11th क्या लिखा है साइन -45 π/6, अगेन कैंसिल हो रहा है तो तुरंत कट मारो, तुरंत वेट ही नहीं करना है, कट मारे और एक निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो साइन अब कट रहा है तो कट गया तो कितना आएगा ऊपर 15 π/2, 15 π/2 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा निगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, और निगेटिव y एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है हम लोगों की निगेटिव -1, तो -1 होती है, सॉरी -1, तो -1 माइनस इंटू -1 तो +1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये होमवर्क भी आ गया होगा, और मैंने जो आपको आज का दिया है वो 7 क्वेश्चन वो भी आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा। अब देखिए कुछ मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करता हूं जो आप लोग बार बार थोड़ा पूछते हो, है ना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आप लोगों के 7 जून को टेस्ट होगा, किस दिन 7 जून टेस्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट विथ 7 जून टेस्ट, फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भी चीजें। 7 जून टेस्ट आपको सिलेबस बता दिया गया है, मैं पैटर्न बता रहा हूं, यहां पे क्या बता रहा हूं आपका पैटर्न बता रहा हूं। ठीक है, पैटर्न। अब पैटर्न क्या होगा आपका, सीधी सी बात है, 3 सब्जेक्ट फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ, ये आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, है ना। 25 ईच क्वेश्चन, 25 ये 25 ईच क्वेश्चन तीनों में आएगा। इसमें 20 5 25 ये हमारा क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। अब 20 क्या होगा, SCQ, SCQ मतलब क्या, सिंगल चॉइस। ITQ इंटीजर टाइप, SCQ ITQ, SCQ ITQ, ठीक है, ये रहेगा। अब SCQ का मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, 4, -1, इसका क्या रहेगा 4, 0, इसका 4, -1, 4, 0, 4, -1, 4, 0, आपका ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, एक सब्जेक्ट का समझा देता हूं, सिमिलर तरीके से बाकी दो का भी वही रहेगा। फिजिक्स में आपके टोटल, चलिए फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में टोटल आएंगे 25 क्वेश्चन। उस 25 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसका मार्किंग स्कीम होगा 4, -1। 4, -1 का मतलब क्या है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मार्क किया, सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मार्क किया, गलत हुआ तो कितने मिलेंगे, -1। और कोई महान इंसान है या जिसने तो चलो भाई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा तो छोड़ देता हूं, तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। उसको कितना मिलेगा, 0, क्योंकि ना तो उसने अटेम्प्ट, ना तो उसने क्या किया, मार्क नहीं किया क्वेश्चन को। तो अगर मार्क नहीं किया है तो उसको क्या मिलेगा, हम लोगों का 0 मार्क। हाँ, पर अगर आप मार्क करोगे क्वेश्चन को, जो टिक मार्क करोगे इसमें, जो आपके मोबाइल ऐप में आएगा, है ना, तो उस चीज पे आपका क्या रहेगा, आपका 4 मार्क्स मिलेंगे सही करने पे, गलत करने पे -1 मिलेंगे, है ना। तो और उस पर हम लोग को याद रखना, कभी भी जब हम लोग टैब पे मार्क करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेव एंड नेक्स्ट। सर सेव एंड नेक्स्ट ही करना पड़ेगा ना, हमेशा जब भी टैब पे करते हैं तो, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट आपका फाइनल आंसर तब लेगा जब आप उसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब लेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे बहुत से मार्क फॉर रिव्यू होता है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, बट नेक्स्ट वाला जो क्लिक होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रिस्पॉन्स आपका चूज हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ITQ। ITQ मतलब क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अभी के लिए हम इंटीजर टाइप दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बाद में ऐसे भी, इंटीजर टाइप क्या मतलब कि आंसर आपका इंटीजर आएगा, ठीक है। बाद में जब जैसे जैसे आपका पेपर और ज्यादा पेपर लेंगे हम, तो उस क्वेश्चन का फिर बाद में हम लोग आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे भी दे सकते हैं, या 4.7, 0.2 ऐसे भी दे सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग रखेंगे केवल इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप मतलब क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे वाली चीजें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आईटी। अब ITQ क्वेश्चन होता किस तरीके से है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा, ये SCQ में क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इसमें इस वाले ITQ में कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर बस केवल जो आप उसको सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर है, जैसे आपका मान लिया आंसर 4 आ गया, 5 आ गया, तो वो 4 और 5 आप केवल रख देंगे वहां पे, जो भी जहां पे आपको टाइप करना होगा वहां पे आप टाइप कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो अपने आप वो क्वेश्चन क्या ले लेगा, मार्क कर लेगा। इसी तरीके से SCQ और ITQ बाकी में भी होगा। टोटल पेपर आपका होगा 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इसके लिए अब 300 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 60 SCQ होंगे, 15 ITQ क्वेश्चन होंगे। ITQ क्या मतलब, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब 60 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, 15 क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका पेपर का पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ITQ जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग आंसर कैसे मार्क करेंगे। पहली चीज ये है, उसमें आंसर कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपका आंसर आ गया 4, क्या आ गया आपका आंसर, यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ITQ क्वेश्चन आ रहा है तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, आप ये पहले सुन लीजिए। अगर आपका ITQ क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका आंसर आया 4, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप आंसर लिखेंगे 4.00। क्या आंसर लिखेंगे आप उस क्वेश्चन पे, 4.00, ठीक है। याद रखना 4.0 क्या, 4 लिखा, 0.00, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाना पड़ेगा, है ना। अब मान लो आपका, अगर आपका 0 आंसर आ गया तो आप 0 वाली चीज को ये लिखना
0.00 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर? 0.00 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो आपको किसी का आंसर आ गया 12 आ गया, तो वो 12 वाला आंसर लिखेगा 12.00 लिखेगा, मतलब 12 लिखा, 0.00, 2 एक्स्ट्रा जीरो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि हमको जब आंसर हमें ऐसा लिखते हैं तभी वो लेता है। बाकी आप बाकी जगह, जैसे बाकी जगह एग्जाम होगा ना, जो फाइनल एग्जाम, तो उसमें अलग लिख सकते हैं। अभी के लिए कभी भी जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इस पैटर्न में आंसर लिखेंगे। ये पैटर्न किसके लिए है? हमारा ITQ के आंसर के लिए है। क्या ITQ का आंसर क्या लिखेंगे? अगर 4 आ रहा है तो 4 का क्या लिखेंगे? 4.00। 0 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 0.00। फिर अगर 12 आ रहा है तो 12.00 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर लिखना पड़ेगा। ये ITQ में रहेगा, है ना। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। पैटर्न आपको समझ में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा चीज जो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, DPP वाला। पहली चीज, DPP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको मैं ये बताता हूं। DPP मतलब ये होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस चीज के लिए हमें सिलेबस जानने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप समझो। बार बार आप लोग सिलेबस पूछ रहे हो कि सर आज की DPP का सिलेबस क्या रहेगा, सर आज की DPP का क्या रहेगा। नेक्स्ट टाइम से कोई भी DPP का सिलेबस नहीं पूछेगा। आपको भी पता है कि जो देखो क्या होगा, DPP का मतलब ये होता है कि हम पढ़ाई किए, जो क्लास में पढ़ाई किए, ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिस करना है। उसके लिए क्या करना है? हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना है, तो कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो अब उस क्वेश्चन कहां से आएंगे? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू आएंगे, जहां पे आपको क्या करना है? जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट किया, अब बार बार आप लोग क्या कर रहे हो? इस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए पहले क्या कर रहे हो? आप बैठ के रिवाइज कर रहे हो, फिर ये अटेम्प्ट करो। ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे? वीडियो लेक्चर देखा, डायरेक्टली जाके आप क्वेश्चन, जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, थ्योरी जैसे एक्सरसाइज है आपका, हम लोग जैसे मैं आपको CA HA3 देता हूं ना करने के लिए, CA2 दिया था, तो आप क्या करते थे कि डायरेक्टली आपने लेक्चर पढ़ा और CA2 पढ़ने चले गए, चल जाते थे। तो इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी डायरेक्टली लेक्चर देखिए, या जो भी चीज, अगर लेक्चर नहीं देख पा रहे तो रिवीजन नोट्स है, जो भी नोट्स है उससे आप बस देखिए, डायरेक्ट जाके तुरंत क्या करिए? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP को अटेम्प्ट करिए। टेस्ट इसको कोई नहीं बोलेगा, अगली बार से कोई ना ये DPP जो है ना, इसको DPP को केवल लोग DPP ही बोलेंगे, टेस्ट नाम से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर मेरे पास टेस्ट नाम से आना तो मैं बहुत मारूंगा, याद रखना, जब यहां पे आओगे तो DPP नहीं बोला जाए। क्या बोले? DPP बोलोगे, टेस्ट नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। और इस पे सॉल्व करिए अच्छे से। हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार हम ये सोच रहे हैं ना कि सर ये टेस्ट है। ये टेस्ट नहीं है, ये सेल्फ एवल्यूएशन है हम लोगों का। टेस्ट का मतलब क्या है कि हम लोग टेस्ट तो हर 15 दिन में हम लोग टेस्ट लेंगे। ये सेल्फ को डिटरमाइन, मतलब सेल्फ को देखने के लिए भाई हम क्या कहां स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे, कितने क्वेश्चन हम लोग, जैसे मान लो मैंने कल जैसे 18 क्वेश्चन, कितने 18 थे कि 20 थे, हाँ 20 क्वेश्चन दिया था। तो मैं पहली बार में एक भी कुछ पढ़े या कुछ मैंने जैसे मान लो पढ़ रखा था। अब DPP मैंने पुराने चैप्टर में, अभी चल रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बेसिक का दिया था, तो मेरे बेसिक मैथ में कितने मार्क्स आ रहे अगर मैं एक बार करके देखूं, तो वो चीज है। पढ़िए आप, फॉर्मूला मना नहीं कर रहा हूं, आप जाइए DPP अटेम्प्ट करने से पहले फॉर्मूला पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करिए, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा मत सोचिए ना कि आप लोग एकदम दिमाग में लोड लिए, नहीं आज तो सर DPP आ रहा है, आज तो मुझे एकदम वो करना नहीं। शांत मन से पेपर दीजिए, अच्छे से स्वभाव, एकदम शांत स्वभाव से पेपर दीजिए। ये मतलब ये DPP दीजिए। डायरेक्टली DPP मतलब प्रैक्टिस है। DPP मतलब क्या है? टेस्ट मतलब क्या होता है? एक तरीके से कि हाँ भाई हमारे मार्क्स आएंगे, घर वालों को पता चलेगा ये होगा वो होगा। यहां पे क्या है DPP? ये हमारा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। क्या चीज के लिए? प्रैक्टिस के लिए। अब सर बोलेंगे कि सर ये प्रैक्टिस के लिए है तो हम लोगों को PDF के फॉर्म में क्यों नहीं दिया गया? PDF के फॉर्म में इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर आप DPP कभी अटेम्प्ट करें तो एक गो में अटेम्प्ट करें। जैसे आपका 20 क्वेश्चन है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करानी है टेस्ट की, जो फाइनल 15 दिन का टेस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस करानी है, तो बैठ के हम लोगों को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सॉल्व लगातार। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग DPP को उस फॉर्म में देते हैं, टेस्ट वाले फॉर्म में देते हैं, जिससे आप एक गो में क्या हो सके? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। इस वजह से हम लोग DPP टेस्ट फॉर्म में देते हैं। अब याद रखिएगा, कोई भी DPP को टेस्ट नहीं बोलेगा और DPP का सिलेबस नहीं पूछेगा। DPP अब मैं क्या करूंगा ना, मैथ में जैसे भी रिवीजन वाला चल रहा है ना, 15 क्वेश्चन के आसपास अगर मैंने दिया तो 10 क्वेश्चन रिवीजन वाला दूंगा, 5 क्वेश्चन करंट टॉपिक में दूंगा सीधा। 5 करंट टॉपिक में कौन से होंगे? लॉग के भी आ सकते हैं और ट्रिग्नो के भी आ सकते हैं, सीधा सा मैं ऐसे करूंगा मैथ में, तब आपको सही रहेगा। आपको DPP का मतलब है कि आप किसी भी चैप्टर से टच में रहें, किसी भी टीचर से क्या रहे? टच में।
जैसे आपने कोई डीपीपी अटेम्प्ट किया, आपको लगा कि नहीं यार ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं बार बार, जैसे मैंने मान लो मेरा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन दूंगा, लॉग के भी क्वेश्चन दूंगा। बट अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व कर दोगे, पर लॉ के क्वेश्चन में क्या होगा, फंसोगे। अब लॉ के क्वेश्चन में फंसोगे तो आप सॉल्व तो कर लोगे, चलो धीरे धीरे सॉल्व कर लिया, बट जैसे ही फंसोगे ना तो आप नोट्स चेक करो कि भाई मैं फंस क्यों रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट हुआ पूरा, फिर उसको चेक करोगे, फिर आप तुरंत क्या करोगे कि जब फंसे तो आप उस चैप्टर को क्या करोगे, तुरंत रिवाइज करोगे। तो इस वजह से डीपीपी दिया जाता है कि जिससे आप बाकी चैप्टर के क्या रहें, आप बाकी चैप्टर के साथ आप हमेशा कनेक्ट रहें कि उस चैप्टर में हाँ भाई क्या था, मैं इसके फॉर्मूले ना भूलूं। इस वजह से डीपीपी आपका दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से सिलेबस नहीं पूछोगे, डीपीपी को कोई टेस्ट नहीं बोलेगा, डीपीपी को लोग डीपीपी ही बोलेंगे चुपचाप, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत हो गई आज की सभा, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आज, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हर तरीके से, टेस्ट का ज्ञान दे दिया, डीपीपी का ज्ञान दे दिया, तो इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए, ठीक है। और हाँ, मैं सैटरडे को एक यूट्यूब लाइव सेशन करूंगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, मोस्टली सैटरडे को दोपहर के आसपास होगा 2-3 बजे, मैं उस समय का आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। जैसी टाइमिंग बता दूंगा तो आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब लाइव रहेगा। यूट्यूब बेसिकली क्या होगा कि मैं यूट्यूब का आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां पे लाइव रहेंगे। अब आपको वहां पे वैसे नहीं रहेगा जैसे गूगल मीट पे हम लोगों ने किया था, उस पर क्या रहेगा कि आप कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली यहीं पे बोर्ड के पास ऐसे लाइव देखिएगा, मैं ऐसे खड़ा होकर यहाँ पे आपका जो भी क्वेरीज होगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्टली मुझे वहां पे कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, या आप पहले चाहें तो पहले भी मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को उस दिन मैं क्या करूंगा, आपका क्लियर करूंगा। ये सैटरडे को हम लोग करेंगे, मतलब ये लेक्चर आपका कल फ्राइडे को आएगा तो हम सैटरडे को ये चीज करेंगे, ठीक है। सैटरडे को यूट्यूब लाइव रहेगा, तो वहां पे आप जो भी आपकी क्वेरीज होगा आप कमेंट पे लिखिएगा। अधिक से अधिक लोग उस चीज पे आए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वहां पे मैं आपके बहुत सारे जो भी छोटे से छोटे डाउट्स हैं वहां पे उस दिन हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को अगेन हम लोग मिलेंगे यूट्यूब लाइव पे, टाइमिंग मोस्टली 2 या 3 बजे रहेगा, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग आप लोगों को क्लियर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।